स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ। जो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय राजनांदगांव में शूट होगी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से। उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ में शूट होने वाली वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय की टीम ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने इस दौरान वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय के मुहूर्त शॉट का क्लैप दिया। मुख्यमंत्री को टीम ने बताया कि उनका पिछला प्रोजेक्ट प्रसिद्ध पंचायत सीरीज था, जिसे बहुत सराहना मिली। अब वह वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय शूट करने जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के कोतवाली थाना में स्वास्थ्यकर्मी गुरुचंद मंडल की मौत हो गई थी, जिसके बाद जमकर बवाल भी हुआ था और खूब सियासत भी देखने को मिली थी। इसी बीच रविवार को एसपी वैभव बैंकर ने एक्शन लेते हुए एक हेड कांस्टेबल और 7 आरक्षक लाइन अटैच किया है। इससे पहले उन्होंने टीआई और एक आरक्षक को लाइन हाजिर कर दिया था। वहीं बलरामपुर पुलिस कस्टडी में हुई स्वास्थ्यकर्मी की मौत को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। प्रदेश में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 4 बजे जिला कांग्रेस कमेटी सरकार का पुतला दहन करेगी। वहीं आज सभी जिलों में कांग्रेस कमेटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रही है और 3 नवंबर को प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता आयोजित कर इसकी जानकारी दी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपने बलरामपुर प्रवास की जानकारी देते हुए कहा कि पूरा छग जल रहा है। पहले बलौदाबाजार, कवर्धा, फिर सूरजपुर और अब बलरामपुर। इन घटनाओं का जिम्मेदार आखिर कौन है? बलरामपुर 3 दिन तनाव में था। पीड़ित परिवार से 2 घंटे चर्चा की गई। मृतक की मौत आत्महत्या नहीं, हत्या है। 4 दिनों तक मृतक और पिता को बंद करके रखा गया था। कवर्धा के प्रशांत साहू की तरह यह दूसरी घटना है। आखिर इतनी बर्बरता हो क्यों रही है? इसलिए हम भरोसा नहीं है हमें, इसलिए हमारी मांग है इस मामले की जांच उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट के वर्तमान जज की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए, चाहे निष्पक्षता से, ताकि दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो। इसलिए हम वर्तमान हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हम जांच कराने की सरकार से मांग करते हैं। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी, थाना प्रभारी और अन्य स्टाफ जिम्मेदार है। उनके ऊपर एफआईआर हो और हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं पिछले कई महीनों से जारी है प्रदेश भर में और अब इसको लेकर कांग्रेस में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। सरकार के पुतला दहन करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। बिल्कुल, आपको बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ में इधर बीते 2-3 महीने के अंतराल में 4 बड़ी घटनाएं हुई। एक कवर्धा कांड की घटना और दूसरा बलौदाबाजार की घटना, तीसरा जो है सूरजपुर की घटना, चौथा बलरामपुर की घटना। इन चारों घटनाओं, बड़ी घटनाओं से पूरा प्रदेश दहल गया। तो ऐसे में विपक्ष, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी हुई है, उसको भी बैठे बैठाए बड़ा मौका भी मिल गया है। और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनी है सवाल खड़े कर रही है। वैसे भी और इसी बीच में छत्तीसगढ़ में ये 4 बड़ी घटनाओं को जो अंजाम दिया गया अपराधियों द्वारा, हिंसात्मक बड़ी घटना हुई, तो पूरे प्रदेश की बात न करके पूरे देश में ऐसी घटनाएं देखने को जल्दी नहीं मिलती। तो इससे पूरा प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ हिल गया। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार जो सरकार पर निशाना साध रही है उसका, और कानून व्यवस्था की बात करें छत्तीसगढ़ में, तो अब जनता भी इस बात को दबी जबान से कहने लगी है कि वास्तव में जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है कहीं कहीं अब वो साबित होता नजर आ रहा है। उसके बाद प्रशासन पे तो सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस कस्टडी में 2-2 मौतें हो गई, जिससे आपको बता दूं कवर्धा कांड में भी पुलिस
से पिटाई से जो है वहाँ के परिजनों का आरोप था कि पुलिस की पिटाई से कचरू राम की हत्या हुई है और वहीं पर पुलिस आत्महत्या की बात कर रही थी। तो ये तमाम बातें सामने निकल कर आई है, जिससे छत्तीसगढ़ में सवालिया निशान कानून व्यवस्था को लेकर खड़ा होना अब लाजमी सा देखने को मिल रहा है। और अब बात करें जो बलरामपुर की घटना, वो भी पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। तो ऐसे में कहीं न कहीं अब जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगते जा रहे हैं। वहीं सरकार जो है सफाई पे सफाई देती जा रही है, लेकिन विपक्ष अब उसको पूरी तरह से एक बड़ा मुद्दा बना लिया। इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन लगातार कर रही है, पुतला दहन का कार्यक्रम कर रही है और हर जिले में प्रेस वार्ता कर रही है, लोगों को जानकारी दे रही है प्रेस वार्ता के माध्यम से। तो ये कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवालिया निशान अब खड़ा होना छत्तीसगढ़ में बिल्कुल मनोज बने रहिए हमारे साथ, आगे पे आपका रुख करेंगे। और रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में आयोजित होगी और इस बैठक में सरकार नई उद्योग नीति, धान खरीदी समेत कई अहम फैसलों पर मुहर लगा सकती है। तो सीएम साय की अध्यक्षता में आज बैठक होने जा रही है। कैबिनेट बैठक बेहद अहम माना जा रहा है, कई सारे फैसलों पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य के लिए कई सारे फैसलों पर इस दौरान बातचीत कर मुहर लगा सकते हैं। और लगातार मनोज हमारे साथ बने। मनोज, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, किन किन फैसलों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है? जी आपको बता देंगे कि आज कैबिनेट की बड़ी बैठक हो रही है। इसमें काफी अहम मुद्दे, धान खरीदी जैसे बड़े मुद्दे हैं जो अब धान खरीदी का समय चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी लगातार सरकार पर निशाना साध रही है और धान खरीदी की बात 1 तारीख से करने की बात कर रही है। वहीं जो है अब इसी सब मुद्दों को लेकर कैबिनेट की आज बड़ी बैठक यहाँ के नवा रायपुर मंत्रालय में जो है हो रही है। बैठक आपको बता दूं 11 बजे से विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रही, जिसमें मंत्रिमंडल के समस्त मंत्रीगण मौजूद है और वरिष्ठ अधिकारी जो मंत्रालय के वो भी इस बैठक में मौजूद है। और धान खरीदी मुद्दों समेत जो है इसमें आज बड़े फैसले हो सकते हैं, जिसे प्रदेश में क्या क्या औद्योगिक नीति को लेकर कौन सी उद्योग लगाना है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि कुछ महीनों से जो है कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। हो सकता है कि बैठक में उनके लिए भी बड़ा फैसला, दीपावली का समय है, उनको भी कुछ सौगात मिल जाए, बड़ी सौगात। तो इन सब बातों आज की जो ये मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। और बात करें छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की, तो धान खरीदी छत्तीसगढ़ का प्रमुख मुद्दा है। जो किसानों को 3100 रुपए में धान खरीदा जाता है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, पूरे देश में कहीं 3100 रुपए उनको समर्थन मूल्य नहीं मिलता किसानों को। तो ये बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ के लिए है। क्या ये माना जा सकता है कि इस बैठक के दौरान किसानों के लिए कुछ खुशखबरी सरकार की ओर से जो है मिल सकती है? जी बिल्कुल जी, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है और इसी सब बात को लेकर बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी थी। 3100 रुपए धान खरीदी समर्थन मूल्य देने की बात कही थी और उसी बात को और कांग्रेस वही लगातार सरकार पर निशाना साध रही है कि धान खरीदी नहीं करने के लिए जो है लेट लतीफी किया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो इसलिए इस बैठक में धान खरीदी का मुद्दा अहम माना जा रहा है। साथ ही साथ प्रदेश में औद्योगिक नीति को लेकर भी आज बड़े फैसले इस कैबिनेट की बैठक में हो सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरीके से पिछले कई दिनों से आपराधिक घटनाएं भी सामने आती रही है, तो क्या इस दौरान इन चीजों को लेकर भी चर्चा की संभावना? जी बिल्कुल जी, जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साध रहा है। आपको बता दूं जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है तब से विपक्ष बड़े बड़े धरना प्रदर्शन, आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले की बात है, विधानसभा का घेराव भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था, बड़ा प्रदर्शन किया गया था कानून व्यवस्था को लेकर। और लगातार कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कानून व्यवस्था को लेकर और सरकार को आड़े हाथों ले रही है। तो इस पर भी कुछ संभवतः चर्चा हो सकती है। जो आए दिन प्रदेश में 4 बड़ी घटनाएं हुई, उस पर भी कानून व्यवस्था को लेकर आज बड़े फैसले हो सकते हैं। बिल्कुल जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं सूरजपुर डबल मर्डर केस का मामला, आरोपी कुलदीप के अतिक्रमण पर
चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बना था मकान जिस पर यह कार्रवाई की गई है। बुलडोजर की कार्रवाई की गई 1.5 एकड़ जमीन पर। पिता चाचा का कब्जा बताया जा रहा है। प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की 14 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी। हत्या में शामिल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इस मामले में यह बड़ी कार्रवाई देखी गई है। आरोपी कुलदीप के अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई। वहीं हत्या में शामिल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुके हैं। आपको बताते चले, प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई थी। 14 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी, जिसमें अब कार्रवाई ये देखी जा रही है, बुलडोजर की कार्रवाई। इनको पालिका के माध्यम से 2 बार नोटिस देकर के अवसर प्रदान किया गया था कि कुछ भाग हमारे हिसाब से अतिक्रमण था, उसके संबंध में कोई दस्तावेज हो तो पेश करें। इनके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। मुख्य मार्ग पे ये अतिक्रमण था, आवागमन भी बाधित हो रहा था, जिससे जो इनका निर्माण था प्रमुख रूप से बाउंड्री वॉल करके इनके द्वारा कबाड़ रखा गया था, उसको हटाया जा रहा है हमारे द्वारा। यह अभी कार्यवाही 3 जगहों को चिन्हांकित किया गया है जो प्रमुख रूप से अतिक्रमण था और वहाँ पे कबाड़ रखने का काम किया जाता था, जिससे आसपास के लोगों की भी शिकायत प्राप्त हो रही थी, तो उस पर अभी कार्रवाई चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सुरेंद्र साहू हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, अब जिस तरीके से देखें डबल मर्डर मामले में एक और बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ हलचल वहां दिखाई दे रही है? जी जो आज सुबह मतलब 4 से 5 बजे के बीच प्रशासन बुलडोजर एवं पुलिस प्रशासन को लेकर जाती है और जो डबल मर्डर हत्याकांड का मेन आरोपी कुलदीप साहू है, उसके बाउंड्री वाल को तोड़ दिया जाता है। वहीं उसके और 2 ठिकानों पर और बुलडोजर की कार्रवाई अभी जारी है। जी जो बिल्कुल, अगर हम बात करें इसमें टोटल 6 आरोपी बताए जा रहे हैं, तो ये कार्रवाई अभी एक ही यहाँ या अन्य जो आरोपी है वो भी इसकी रडार पर है? जी जो अभी बयान आया है कि उसके 4 आरोपी और हैं, उनके ऊपर उनके भी जो अतिक्रमण है उसको हटाएंगे। बिल्कुल, इसके बाद अगर हम बात करते हैं पुलिस प्रशासन की, उनका क्या कुछ कह रहा है? क्या ये कार्रवाई अभी भी जारी है? जी अभी भी कार्रवाई जारी है और पुलिस प्रशासन का कहना कि और उस हत्याकांड में जितने लोग सम्मिलित होंगे उनकी जांच की जा रही है और यदि पकड़ाते हैं आरोपी तो उनको भी सजा दी जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु ने बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने विधायक की माता पुष्पा यादव, पत्नी श्रुतिका यादव और भाई धर्मेंद्र यादव से भिलाई में मुलाकात की है। उदय भानु ने विधायक की मां को भरोसा दिलाया और जल्द ही जेल से बाहर आने की बात कही। उन्होंने मीडिया से कहा कि विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है और यही वजह है कि 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन पुलिस अपना चालान प्रस्तुत नहीं कर सकी है। आगे उन्होंने कहा कि देश की डबल इंजन सरकार में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, ड्रग्स है और दोनों ही अपनी चरम सीमा पर है। सबसे बड़ी इस डबल इंजन सरकार की दिक्कत यह है कि युवा भारत में 2 बड़ी समस्या आ रही है, एक बेरोजगारी, दूसरा ड्रग्स, और दोनों चरम सीमा में है अभी बीजेपी के कार्यकाल में। इसको रोकने के लिए यूथ कांग्रेस पूरे देश में एक मुहिम चला रही है, आंदोलन चला रही है, जिसका नाम है नौकरी तो नशा नहीं, और ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक ये सोई बीजेपी की सरकार जागती नहीं है। तो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु ने बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद विधायक के माता और पत्नी भाई से मुलाकात की है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि जल्द ही विधायक जेल से बाहर आएंगे। तो आपको बताते चले, बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव जेल में बंद है और अब उनके परिजनों से मिलने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे और उन्होंने उनके परिवार वालों को भरोसा दिलाया। तो भिलाई में यह मुलाकात हुई है। उनकी पत्नी श्रुतिका यादव, भाई धर्मेंद्र यादव और माता पुष्पा यादव से बातचीत की। इसके साथ ही मीडिया से भी रूबरू हुए और उन्होंने पुलिस के पास देवेंद्र यादव के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने की बात कही है।
साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा। और वहीं देवेंद्र यादव की बात करें तो उनकी गिरफ्तारी मामले में उन्होंने कहा कि अभी तक पुलिस 60 दिन हो चुके हैं लेकिन चालान प्रस्तुत नहीं कर पाई है। तो बताया कि परिजनों से मिलने के दौरान की ये तस्वीरें सामने आई। बढ़ते हैं आगे। गरियाबंद में एसडीएम ने देवभोग ब्लॉक के 12 शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन के लिए संचालन समिति की नियुक्ति की है, जिसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसके चलते इस नियुक्ति का विरोध शुरू हो गया। दरअसल ब्लॉक में शुक्ली भाटा पुराना, शुक्ली भाटा नवीन, बरकानी, कोड़की पाड़ा, कदली मुड़ा, भतरा बहाली, उसरी पानी, पुरना पानी, सरगी गुड़ा, मुंगिया, घूमरगुड़ा, बहली के शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन महिला समूह के हाथों में देना था और इसकी नियुक्ति की जिम्मेदारी देवभोग एसडीएम को दी गई थी। लेकिन नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया में एसडीएम ने तय नियम का पालन नहीं किया, जिसका विरोध शुरू हो गया है। और दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में बीते दिनों मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद ग्रामीणों की आंख में संक्रमण फैलने के मामले में शायद सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। शुरुआती जांच में लापरवाही पाए जाने पर नेत्र सर्जन समेत 3 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में मोतियाबिंद के गलत ऑपरेशन से 10 आदिवासी बुजुर्गों को दिखना बंद हो गया और 22 अक्टूबर को दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में 20 लोगों का ऑपरेशन हुआ था। सर्जरी के बाद 10 बुजुर्गों को आंख में खुजली, दर्द और ना दिखने की शिकायत भी हुई। वहीं जांच में पाया गया कि ऑपरेशन में डॉक्टर द्वारा लापरवाही की गई थी, जिसके बाद सर्जरी करने वाले डॉक्टर समेत 3 को निलंबित कर दिया गया है। समीक्षा होती है तो उसमें हमारा जो ये न्याय विभाग है उसकी भी समीक्षा थी और जो भी काम आगे किए जाने हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में राज्य की पैरवी के मामले में सुप्रीम। और बढ़ते हैं आगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में हड़ताल का मिलाजुला असर दिख रहा है। सेल की सबसे बड़ी यूनिट भिलाई स्टील प्लांट के सभी गेटों पर आईपी कर्मचारियों को आंशिक तौर पर रोकने के बाद ड्यूटी जाने दिया जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र के 9 संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा पुरजोर लगाकर हड़ताल के समर्थन में सफलता के लिए प्रयास किया जा रहा है। वहीं बीएसपी प्रबंधन के द्वारा कल रात से ही हड़ताल को असफल करने के लिए तैयारी की गई। ठेका श्रमिक एवं अधिकांश कर्मचारियों को रात में ही दबाव बनाकर बुला लिया गया। बोनस एवं 39 महीने के एरियर्स सहित अन्य मांगों को लेकर 28 अक्टूबर को भिलाई इस्पात संयंत्र के संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा 1 दिन के हड़ताल की घोषणा की गई थी। 39 महीने का एरियर्स देना होगा। देखिए, हम भी एनजेसीएस के बोर्ड के मेंबर हैं। मेरा नाम एचएस मिश्रा है और एमओयू जो हुआ था कि उसके बाद की पालन किए थे कि 10 महीना के अंदर हम जो है ये सारी जो पूर्ण वेतन समझौता करेंगे और आपका 39 महीना का एरियर्स भी हम देंगे और जो भी ये चारे वगैरह जो हमारी मांगे हैं उसको सब पूरा करेंगे। लेकिन प्रबंधन चाल चलकर सरकार का बहाना बना करके और कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करके और वो मनमानी और तानाशाही प्रबंधन कर रहा है। प्रबंधन को गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए कि जो कर्मचारी हमारा उत्पादन करता है और जिसके उत्पादन से हमारा लक्ष्य पूरा होता है और हमारा प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, उसके बाद हमको तो कुछ देना चाहिए कर्मचारियों को। और शांतिपूर्ण तरीके से दिवाली का त्योहार मनाने को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बलौदा बाजार में पुलिस ने 6 युवकों को अवैध शराब की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये सभी दिवाली पर शराब की बिक्री करने की तैयारी में थे, जिनके पास से 500 पौवा शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 1 लाख के करीब बताए जा रहे आरोपियों को छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। बढ़ते हैं आगे। गौरेला पेंड्रा मारवाही से खबर सामने आ रही, जहां छत्तीसगढ़ से अमरकंटक जाने वाले हजारों यात्रियों को खराब सड़कों के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की खस्ता हालत के चलते 30 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में पूरा हो रहा है। सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढों के कारण लोग सड़क दुर्घटना के कारण शिकार हो रहे हैं।
और इसके बाद भी विभाग के अधिकारी सुधार के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। बिलासपुर से जबलपुर नेशनल हाईवे सड़क निर्माण का काम चल रहा है और इसके लिए रतनपुर से पेंड्रा जाने वाले RMKK रोड को नेशनल हाईवे को ट्रांसफर किया गया है और उसके बाद भी बेलगहना से लेकर कारियाम तक सड़क इतनी खराब है कि 30 किलोमीटर का सफर 1.5 घंटे से 2 घंटे में पूरा हो रहा है। बंजारी घाट वाले हिस्से में भी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण लोग सड़क दुर्घटना की शिकार हो रहे हैं। RMKK रोड चूँकि नेशनल हाईवे को ट्रांसफ़र हो गया है तो ये काम नेशनल हाईवे ही देखता है। एक बार ये रोड ट्रांसफ़र हो गया है राष्ट्रीय राजमार्ग को, तो इसमें स्टेट हाईवे से संबंधित नहीं होने के कारण इस पर हम कार्रवाई नहीं कर सकते। और सीधा चलते हैं जहां उत्तराखंड केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव पर अपडेट सामने आ रही है। अनिल बलूनी लाइव क्या कुछ करे आपको सुनाते हैं। मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसी हो, हमारी MLA कैसी हो। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, यहाँ पर मौजूद माताओं बहनों, आप सबको पता है कि किन परिस्थिति में चुनाव हो रहा है और आज हम अपनी स्वर्गीय जो विधायक रही शैला रानी रावत जी को श्रद्धांजलि देते हैं। उनके मन में इस क्षेत्र के लिए बड़ा स्नेह लगातार रहा। अंतिम दिनों में जब वो बीमार थी, मैं उनसे मिला तो वो कहती थी कि भैया अब आप सांसद बन गए हो, अब जरूर पूरा हम केदार घाटी और अपने पूरे केदारनाथ विधानसभा का और जमकर विकास कर सकेंगे। भगवान को कुछ और मंजूर था, उनकी मृत्यु हुई और आज मैं आप लोगों से कुछ 2-4 बातें कहूंगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन आपको सुनना है, हमारी प्रत्याशी का संबोधन सुनना है। साथियों, आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी का इस विधानसभा से कितना बड़ा स्नेह है। आप सबको पता है कि मुख्यमंत्री जी इस पूरे केदारनाथ विधानसभा के लिए क्या क्या सपने बुन रहे हैं। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि मोदी जी से लेकर धामी जी तक और आपका सांसद अनिल बलूनी तक सब लोग, हम लोग लगातार इस विधानसभा के लिए बहुत सारे सपने बुने हुए हैं। मैं आप लोगों से, जितने यहाँ कार्यकर्ता साथी बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आप लोगों से एक आग्रह करता हूँ, आने वाले जितने दिन बचे हैं चुनाव के लिए, हम सब घर घर जाएं, हम सब व्यक्ति व्यक्ति से मिलें और जरूर कहें कि इस वक्त केदारनाथ विधानसभा में जो विकास कार्य होने हैं, केदारनाथ विधानसभा में जिस प्रकार का आगे का 2.5-3 साल में जिस तरह का केदारनाथ को हम देखना चाहते हैं, हम सबको भिक्षा के रूप में एक वोट दीजिए और बहन आशा नौटियाल जी को विजयी बनाइए। आने वाले दिनों में हम सब मिलके, धामी जी, हम सब और आशा जी मिलके इस पूरी केदारनाथ विधानसभा के लिए बहुत जमकर काम करने वाले हैं। भाइयों बहनों, बहुत सारी सड़कें बननी हैं, बहुत सारे जो तीर्थाटन के काम है पड़े हैं और आप लोगों को आज मैं इस केदार घाटी में विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में केदारनाथ जी में जो यात्रा है उसको और भव्य बनाना है और प्रत्येक घर को और प्रत्येक व्यक्ति को तीर्थाटन से जोड़ना है, रोजगार से जोड़ना है। मैं आप लोगों के सामने विश्वास दिला के जाता हूं कि आप हमारे विधायक को चुनाइए और जिस तरह से विधानसभा में विकास के काम होने हैं, एक भी बेटा बेरोजगार नहीं रहे। तो देहरादून में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे अनिल बलूनी। फिलहाल के बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।